नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टेप स्टडी सेंटर पर मुकुल सर पर। आई होप कि आप सभी ने अपनी पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान बहुत ही अच्छी तरीके से रखा होगा, रखते रहेंगे और रखते रहिए। तो मित्रों, आप सभी को मालूम है प्री IAS बैच स्टार्ट हो चुका है। पहली क्लास आज आप लोग की स्टार्ट होने वाली है। तो हमेशा आप लोग जब भी मेरी क्लास लेना बैठा कीजिए तो एक रजिस्टर और पेन हमेशा हाथ में लिया रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसे टॉपिक होते हैं जो हम यहाँ पे नहीं लिख पाते हैं और उनको हम अपने मुंह से बोल देते हैं, तो आप लोग नहीं लिख पाएंगे तो फिर आपको समस्या हो सकती है। तो चलिए करते हैं फिर क्लास को स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और एक उस मित्र को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जो मित्र रियल में यार पढ़ाई करना चाहता है, फ्री, उसके पास पैसा नहीं है, हम उसके लिए पूरी सहायता करेंगे, हम उसकी पूरी मदद करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की ओर। आप लोगों को मालूम होगा, सबसे पहले इंडियन पॉलिटी पढ़ने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि आखिर कैसे आया हमारा संविधान। तो उसको समझने के लिए मैंने आपको बताया था मैग्ना कार्टा के माध्यम से संविधान शब्द आया होगा। लेकिन उसके अलावा हम आज बात करें तो हमारे भारत की अगर बात करेंगे तो किन किन तथ्यों का योगदान रहा हमारे भारत के संविधान को बनाने में, तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारा क्या कहते हैं उसको, जो कंपनी का शासन था, आप लोगों को मालूम होगा 1773 से 1858 के बीच, और कल हम चर्चा करेंगे 1858 से 1947 तक जो ताज का शासन देखने को मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे कंपनी के शासन की। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। थैंक यू। सबसे पहले देखेंगे, हम बात करेंगे कुछ हाईलाइटेड या फिर बुलेट पॉइंट की। तो भारत में सबसे पहले 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने भारत आई थी। मिसप्रिंट हो गया है, 1600 लिखा हुआ है, याद रखिएगा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने की विस्तृत अधिकार प्राप्त हुए। दूसरा हो जाएगा, कंपनी ने जिस कार्य में अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, लेकिन 1764 में बक्सर की लड़ाई आप जानते होंगे, 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय अधिकार प्राप्त कर लिए, और 1934 में M.N. रॉय ने जो साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता थे ने सबसे पहले सुझाव दिया कि भाई भारत में संविधान होना चाहिए। उन्हीं के सुझाव को अमल में लाने के लिए 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ, अंगीकार हो गया, अस्तित्व में आ गया। ये याद रखना, अंगीकार तो 49 में हुआ था, लेकिन हमारा पारित कब हुआ, 1950 में पारित हुआ था। जो जो इंपोर्टेंट था उनको मैंने हाईलाइट कर दिया, और हाईलाइटेड ही चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही, इंपोर्टेंट चीज़ें ही आपको पढ़ाई जा रही। प्रॉब्लम है अपनी ब्राइटनेस कम कर लीजिए, जिससे कि आपकी ब्राइटनेस में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमारे थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाए रहते हैं जिससे आपको यहाँ पे दिख जाए, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बता दें कंपनी का शासन। तो कंपनी का शासन 1773 से 1858 के बीच आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इससे अच्छा कहीं नहीं और फ्री कहीं नहीं, क्योंकि फ्री पढ़ा रहे तो मतलब कोई नहीं पढ़ाएगा, फ्री इससे अच्छा, प्लस PDF प्लस बुक प्लस आपका आंसर राइटिंग का भी हम आंसर चेक करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, उसके बाद बात करेंगे 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट की, उसके बाद बात करेंगे हम 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट की, उसके बाद बात करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, और फिर उसके बाद बात करेंगे 1853 का चार्टर एक्ट, और फिर उसके बाद आपका कुछ जो प्रधानमंत्री रहे हैं 1773 से 1858 तक ब्रिटेन के, उन प्रधानमंत्री की भी चर्चा करेंगे। चलिए तो करते हैं सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की चर्चा। इस अधिनियम का अत्याधुनिक संवैधानिक महत्व है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसने हमारे संविधान में महत्वपूर्ण रोल निभाया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। सबसे पहली बात तो यही हो जाएगी कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कोई कदम उठाया हमारे भारत के संविधान या फिर भारत के लिए, क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार भारत में किसी ने उठाया होगा। दूसरी बात, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासन और राजनीतिक कार्यों को क्या दी, मान्यता मिली, यानी कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को पहली बार मान्यता मिली कि हाँ भाई तुम हमारे भारत में कोई ना कोई चीज़ करते हो। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, ये बात भी याद रखनी है, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही क्या हुआ, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको याद होना चाहिए, और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इसने ही सबसे पहले हमारे भारत में संविधान के संबंध में प्रावधान, जो थोड़ा बहुत प्रावधान या फिर महत्व दिया। दूसरी बात, इसने ही कंपनी को पहली बार हमारे भारत में राजनीति और प्रशासन करने की मान्यता मिली, और इसने ही जो अंग्रेज थे उनको क्या किया, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने का मौका दिया। तो इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया। क्या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और याद रखिएगा मित्रों, इसके लिए बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। याद रखिएगा, मैं पेन ले लेता हूं, चलो।
एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसमें चारों सदस्यों के नाम आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन हमने आपको, मैं कह रहा हूँ, स्पेशल पढ़ा रहे हैं तो अलग हिसाब से पढ़ाते हैं, जिनके नाम है सर फिलिप फ्रांसिस, मानसन, वारवेल और क्लेबारंग इसके सदस्य थे। प्रथम जो 4 सदस्य थे उनके नाम फिलिप फ्रांसिस, मानसन, वारवेरिंग और क्लेबारंग सदस्य थे। और बंगाल के अलावा जो बंगाल के गवर्नर जनरल, जो पहले गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग्स। इन बात को आप ध्यान रखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसके द्वारा मद्रास और बंबई, अगर 1773 का दूसरा रूल देखिए, दूसरा विशेषता क्या था, पहला तो था बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे। दूसरी बात, इसके माध्यम से 4 सदस्य, कौन कौन, फिलिप फ्रांसिस, मानसन, वारवेल और क्लेबारंग, जो 4 सदस्यों को जोड़ा गया। इसकी दूसरी विशेषता ये थी कि इसने जो बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल थे उनको इसके अधीन कर दिया। क्या, बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ला दिया गया। याद रखिएगा, पहले ये क्या थे, तीनों अलग अलग थे। यानी कि जैसे अभी कहिएगा हम कि पहले जम्मू कश्मीर अलग था, अलग उसका प्रशासन, अलग संविधान, लेकिन अब क्या कर दिया कि भाई जम्मू कश्मीर एक्ट लाया गया, 370 हटा दिया और कह दिया भाई जम्मू कश्मीर हो या भारत हो पूरा एक जैसा हो जाएगा। ऐसे ही इन्होंने कहा कि तुम हमारे अंडर में आओगे। क्या होता था, जम्मू कश्मीर पहले अलग होता था, उसका कोई अंडर नहीं होता था, लेकिन अब क्या हो गया, अंडर अलग हो गया, ठीक ना। तो याद रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ कि बंगाल के जो बंगाल के अधीन बंबई और मद्रास को ला दिया गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो तीसरा बात हुआ कि 1774 में क्या हुआ, कोलकाता जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये तीसरा पॉइंट आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके माध्यम से 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ कोलकाता में, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एमपी। ये जो टॉपिक मैं लिखा रहा हूँ, अलग से आपको ऐड कर रहा हूँ, ये आप जाइएगा, बिहार पीएससी हो गया, बहुत सारे मैंने अध्ययन किए हैं पेपरों के, उनके बाद ही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि और इस वर्ष और उस वर्ष 2 से 3 वर्ष के मैंने पेपरों का अध्ययन करने के बाद जो रणनीति में कुछ बदलाव किया उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम सर एलिजा एमपी और 3 अन्य न्यायाधीश जिनका नाम चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड। क्या क्या है, चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड आपको देखने को मिलेंगे। और मुख्य न्यायाधीश का नाम आपको याद रखना है, सर एलिजा एमपी मुख्य न्यायाधीश हैं, जबकि 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को रिश्वत देना प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि 1773 में, क्योंकि आप बताओ जब भारत में आते थे अंग्रेज और भारत से पैसा कमाया और फुर्र से उड़ जाते थे अपने ब्रिटेन की ओर। अब आपने सुना भी होगा भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो यहाँ से ये सोना लूट लूट के वहाँ पे बहुत अमीर हो जाते थे, इसलिए इन्हें कह दिया भाई रिश्वत लेना बंद। और इसके माध्यम से ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त किया। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का स्थापना हुआ, जिसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। और इस समय की अगर हम बात करें 1773 के समय की, तो ब्रिटेन के पीएम सर लॉर्ड नॉर्थ थे। याद रखिएगा, सर लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन के पीएम थे। प्रधानमंत्री का नाम भी याद रखना है, बिहार पीएससी के एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ जाता है। और देखिए, ये जरूरी नहीं है कि बिहार पीएससी में आ रहा है तो नहीं आ रहा है, या फिर वहां आ रहा है तो हमारे पास नहीं आएगा। ये वो लिख के नहीं देते हैं कि नहीं आएगा, करंट अफेयर्स का मुंह देखते रहेंगे, करंट अफेयर्स नहीं आया था ऐसी जगह से करंट अफेयर्स पूछा कि बच्चे हवा टाइट कर दी करंट अफेयर्स ने, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, कमेंट आप लाइव ना करके उसके नीचे कमेंट ऑप्शन आता है उसमें कमेंट कीजिएगा। चलिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो सबसे पहले याद रखना 1781 में कौन सा सेटलमेंट हुआ था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसके माध्यम से कहा गया कि भाई जो न्यायाधीश के, जो न्यायालय के न्यायाधीश को परिभाषित किया गया कि भैया तुम कहाँ कहाँ अपना फैसला सुना पाओगे। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसके जो जज होता है उसके लिए परिभाषित किया गया। सेकंड नंबर पर बताया गया कि जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो धार्मिक रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाएंगे, उनका सम्मान किया जाएगा, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। उन जो रीति रिवाज या फिर कानून बनाए जाएंगे उन रीति रिवाजों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा हो जाएगा राजस्व एकत्र करने में रुकावट ना डाली जाए, ये 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट बताता है। यहाँ पे आप देखिएगा अच्छे से दो लिखे हुए हैं, एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट अलग, ये पिट्स इंडिया एक्ट अलग लिखा हुआ है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 वाला है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अलग है। याद रखिएगा, ये पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषता नहीं है,
ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट की विशेषताएं हैं। पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषताएं अभी हम आपको बताने वाले हैं, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की पहली विशेषता, इसने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की परिभाषित कर दिया। दूसरी बात, इसने कह दी कि भाई कोई भी कानून बनाएंगे तो किसी को नुकसान नहीं होगा, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। और तीसरी बात कह दी कि राजस्व एकत्र करने में रुकावट न डाली जाए। अब बात करेंगे हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। क्या था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट? तो इसने राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। क्या? पिट्स इंडिया एक्ट ने राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। सबसे पहला टॉपिक यही याद रखना। दूसरी बात, इसने नियंत्रण बोर्ड एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। नियंत्रण मतलब जानते ना, जो नियंत्रित करती हो। कंट्रोल मतलब भी नियंत्रण होता है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक निकाय का गठन किया। किसने? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने। और उस समय पिट्स क्यों कहा जाता है? विलियम पिट्स समय के प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। विलियम पिट्स उस समय के प्रधानमंत्री थे, इसीलिए उसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इस प्रकार द्वैध शासन प्रणाली का सबसे पहला प्रारंभ कब हुआ, ये पूछा जा सकता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति होती थी कि वह ब्रिटिश भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार, राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। क्या? वह जितने भी नागरिक हैं ब्रिटिश भारत में, क्योंकि देखिए कहीं कहीं अंग्रेजों का कब्जा नहीं होता था। जहां पर कब्जा नहीं तो वहां पे वो अपना शासन नहीं चला पाएंगे, लेकिन जहां पर कब्जा होता था वहां पर वो अपना शासन चलाते थे। जैसे कि जहां भी उनका कब्जा है वहां पर वो शासन चलाएंगे। शासन चलाने से क्या होता था? जहां पर उनकी नागरिक हो, सैन्य हो या राजस्व हो, क्योंकि नागरिक मतलब वहां पे जो नागरिकों से जो भी किया जाता है, सैन्य मतलब वहां पे जो सेना लगाई हुई है, या राजस्व मतलब जो वहां पे कर मिल रहा है, उसकी गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण कौन करता था? ब्रिटेन की सरकार या ब्रिटिश जो कंपनी थी वो करती थी। इसके बाद यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला तो भाई ये था कि इसने कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा। क्या कहा? पहली बार कहा कि भाई ये ब्रिटेन का है, तुम्हारा नहीं है, कंपनी का नहीं है, ये ब्रिटेन की संपत्ति है। सेकंड नंबर पे कहा कि दूसरा, सरकार को भारत में कंपनी कार्यों तथा उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। दूसरा क्या? कि कंपनी कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया। ठीक ना? सरकार को। किसको? सरकार को। यानी भले ही अभी यहाँ पे काम तो कर रही थी कंपनी, ऑर्डर भी सब कंपनी, लेकिन सरकार को क्या मिल गया? थोड़ा राइट वगैरह दे दिए गए। किसके माध्यम से? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट जो विलियम पिट उस समय के प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री पूछा जाता है तो फिर नहीं बनता है, रोते हुए बच्चे आते हैं बाहर, फिर बाद में मत से मत कहिएगा सर नहीं बताए थे। ठीक, चलो अब बात करेंगे हम 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए चार्टर एक्ट बहुत सारे आए थे, 1919 में भी आया था। देखो मैंने बताए हुए थे यहाँ पे, अगर आप अच्छे से गौर करें। सबसे पहले मैंने वही दिखाई दी, 1793, 1813, 1833, 1853। हर 20-20 साल के अंतराल में चार्टर आते थे। लेकिन यहाँ पर वही चार्टर एक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं जो चार्टर एक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए थे। बात करेंगे हम 1833 के चार्टर अधिनियम की। तो इसमें सबसे पहला प्रावधान देखो, पहला तो 1773 में हुआ, दूसरा प्रावधान किया 1833 में। इन्होंने कहा कि भाई भारत का गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल के गवर्नर जनरल को। क्या किया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। किसने? 1833 का चार्टर एक्ट ने। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है, भूलिएगा नहीं तो भूल जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। दूसरी बात हो गई भाई, अब क्या हुआ था 1773 में? तो भाई तुमसे कह दिया कि तुम हमारे अधीन आ गए, लेकिन भाई 1833 में उनको लाठी मार दी कि निकलो इधर से, भगो भाई, तुम किसी के अधीन नहीं हो, सब कुछ हम ही है पूरे राजा भारत के। तो बंबई एवं मद्रास के गवर्नरों की विधायिका शक्ति वंचित कर दिया या फिर छीन ली गई। इसमें पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून, क्योंकि देखो पहले जो बनाए जाते थे उन्हें नियामक, और अभी बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता? एक्ट या फिर अधिनियम कहा जाता था। याद रखिएगा, 1833 में पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून, जबकि वर्तमान में बनाए गए कानूनों को अधिनियम या फिर एक्ट कहा जाने लगा। और इसी ने किसके माध्यम से? 1833 का चार्टर एक्ट ने ही भारत में सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का पहली बार क्या किया? मैंने कहा कि भाई हम करवाएंगे, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो फटे में टांग अड़ाने लगा, कहने लगा नहीं भाई हम नहीं करने देंगे भारतीयों को नौकरी, क्योंकि अगर भारतीय नौकरी करने लगेंगे तो हम तो भाई नीचे हो जाएंगे अंग्रेज। तो क्या किया? इसका विरोध के कारण उसको समाप्त कर दिया कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे भारत में क्या अभी को सिविल सेवाओं की जो स्टार्टिंग या भर्ती नहीं खोलेंगे, यानी यूपीएससी को नहीं कराएंगे। लेकिन 1853 में तो आपको याद हो गया होगा, 1773 और 1833 सॉरी 53 नहीं, 1773 वाला याद करिएगा और 1833 वाला याद करिएगा, क्योंकि 1773 में
क्या किया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया था। 1833 में लात मार दिया बंगाल के जो बम्बई और मद्रास है उन दोनों को। और 1833 में क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लेकिन 1773 में क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें 1833 की, तो इसने भारतीयों के लिए सिविल सेवक जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसके लिए द्वार खोले। लेकिन भाई बोर्ड ऑफ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो कह रहा नहीं भाई हम नहीं होने देंगे, तो उन्होंने ये नहीं होने दिया। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक ना। किसके विरोध के कारण पूछा जा सकता है, तो देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंफ्यूज मत हो जाना। कंट्रोल मतलब नियंत्रण होता है और डायरेक्टर मतलब आप जानते होंगे, ठीक ना। चलो अब बात करेंगे हम 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम की। क्या था चार्टर एक्ट, देखो आप तो समझ ही गए होंगे। पहला तो इसने क्या किया, पहली बार गवर्नर जनरल की विधायी परिषद बनाई गई। क्या, पहली बार 1853 में गवर्नर जनरल की विधायी परिषद बनाई गई, जिसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए, 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। क्या कहा गया, 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में भारत के गवर्नर जनरल को एक नई विधान परिषद का गठन किया गया। क्या, दूसरे शब्दों में 1853 में भारत के गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। क्या कहा गया, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। इसने सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली व्यवस्था का शुभारंभ किया। याद रखिएगा, इसने क्या किया, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए देखो 1833 में स्टार्ट किया गया था, शुभारंभ हुआ। लेकिन भाई कौन ने कर दिया भाई, उसको कमेंट कीजिएगा रियल वाले कमेंट में, ए में नहीं, लाइव कमेंट में मत कीजिएगा। लाइव कमेंट हटा के नीचे कमेंट आएगा, आपको नीचे कमेंट कीजिएगा किसने, किसके विरोध के कारण 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हमारे भारतीयों को सिविल सेवा की नौकरी नहीं मिल पा रही थी। कमेंट कीजिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इस बात का ध्यान रखें। अब सिविल सेवा के लिए 1854 में काली समिति, याद रखिए थोड़ा ये यार, थोड़ा एक वो नहीं हो जाइएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं काली समिति, क्या मित्रों, काली लिखा गया, काली माई कीजिए, अभी काली माता भी चल रही हैं। तो 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसने प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया, जिनमें गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव कहाँ से होना था, याद रखिए। 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ा रहे हैं हम, मद्रास, बंगाल, मुंबई, आगरा, कहाँ बंगाल, मद्रास, मुंबई, आगरा के स्थानीय प्रांतों सरकारों द्वारा किया जाना था। कहाँ मित्रों, बंगाल, मद्रास, मुंबई, आगरा के स्थानीय प्रांतों के द्वारा किया जाना था। और इसके अलावा जो इंपोर्टेंट समितियां थी आईपीएस से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड, तो देखो सिविल सेवा को चालू कराने के लिए ली आयोग 1923 से चालू हुआ, एक समिति बनाई गई थी। और राजमन्ना आयोग ने आईएएस आईपीएस को खत्म करने की बात कही थी। इन बातों को आपको विशेष तौर पे ध्यान रख लेना है। अगर आप नहीं रखेंगे ध्यान तो देखो यार, मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना अच्छा आपको जो पढ़ा रहा है कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। बस थोड़ा सा माइंड सेटअप कर लो, पढ़ते जाओ, अच्छे समझते जाओ, और कुछ नहीं करना है। चलिए, तो ये थोड़े जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वगैरह हैं जो उस समय रहे हैं, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। इनको नहीं पढ़ाने वाले हम, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट थे उनको हमने पढ़ा दिया। इसके अलावा आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना नहीं पढ़ना। कल पढ़ेंगे हम ताज का शासन 1858 से 1947 तक, और कल आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो मित्रों, एक मित्र को शेयर जरूर कीजिएगा जो रियल में आईपीएस आईएएस की तैयारी करना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।